India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मामले में केंद्र से 6 हफ्ते में जवाब तलब। नारी शक्ति अभिनंदन कानून के प्रावधानों को शीघ्र लागू करने की है याचिका। कोर्ट्स के लिए फंड नहीं देने पर दिल्ली सरकार पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। पूछा क्यों नहीं दिया जा रहा फंड। दिल्ली सरकार को 14 दिसंबर तक धन जारी करने का दिया निर्देश। सीएए की धारा 6A पर फैसला सुरक्षित। सुनवाई में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा अवैध प्रवासियों का सही डेटा इकट्ठा करना असंभव। अवैध प्रवासी करते हैं चोरी छिपे तरीके से प्रवेश। India Legal presents Courts Roundup. लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% की आरक्षण दिए जाने की मांग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि नारी शक्ति अभिनंदन कानून के प्रावधानों को शीघ्र लागू करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि प्रशांत भूषण की याचिका अब निष्प्रभावी हो गई है, क्योंकि उसमें सरकार से महिला आरक्षण को लेकर बिल लाने का निर्देश देने गुहार लगाई गई थी और लेकिन अब ये कानून बन चुका है। जबकि दूसरी याचिका कांग्रेस की नेता जया ठाकुर की है, जिसने उसके अंदर अगले 2024 के चुनाव में ही लागू करने की मांग की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि ये मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि मुद्दा ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि बिल पारित हो गया, लेकिन इसको लागू करने में कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि वैसे तो कोर्ट सरकार की नीति के मामले में सरकार को निर्देश देने से परहेज करती है, लेकिन ये मामला संवेदनशील है, लिहाजा सरकार का पक्ष भी जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर प्रक्रिया ये है कि आरक्षित सीटों को वहां से शुरू करते हैं जहां जनसंख्या अधिक होती है और फिर सीटों को रोटेट करते हैं। ये पहचानना हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जा सकते हैं, लेकिन महिला आरक्षण के लिए ये देखना होगा कि अनुकूल क्षेत्रों की पहचान और रोटेशन किस तरह होगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई जनवरी में करेगा। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा है कि अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालतों को फंड क्यों नहीं जारी किया जा सका। फंड की जरूरत कोर्ट रूम्स बनाने के लिए है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गुरुवार तक समय दिया है। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार को हर हाल में इस समय सीमा के अंदर फंड जारी करना होगा। कोर्ट ने इस केस को गुरुवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दिल्ली सरकार को 14 दिसंबर तक निचली अदालत के बुनियादी ढांचे के लिए धन जारी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिला कोर्ट्स में बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराने के प्रति उदासीन रवैये के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह क्या हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है। आप दिल्ली हाई कोर्ट को कोई फंड नहीं देना चाहते, जज प्रशिक्षण ले रहे हैं और कोई कोर्ट रूम में नहीं है। आपको गुरुवार तक पैसा जारी करना होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि यह एक आदर्श हाई कोर्ट है। इसकी हालत देखिए, जज प्रशिक्षण ले रहे हैं और कोई अदालत कक्ष नहीं है। बैठक बुलाई जानी चाहिए
और सभी बकाया को मंजूरी दी जानी चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मार्च 2021 तक 4 में से 3 परियोजनाओं के लिए मंजूरी दे दी गई थी, फिर भी परियोजनाओं के लिए धन जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 दिसंबर तक हाई कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट में 887 न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृति संख्या, 15 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों और 813 अधिकारियों की संख्या को स्वीकृति दी गई है। कोर्ट ने कहा कि स्वीकृत संख्या को समायोजित करने के लिए 118 कोर्ट रूम की आवश्यकता थी। कार्य करने वाले जजों के 114 न्यायालय कक्षों की जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धनराशि स्वीकृत करने में देरी खेदजनक है और दिल्ली जुडिशरी के प्रति दिल्ली सरकार के ढुलमुल रवैये का कोई औचित्य नहीं है। सीजेआई ने सरकार से सवाल किया कि वह दिल्ली हाई कोर्ट को फंड क्यों नहीं दे रही है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि अभी तक हाई कोर्ट को फंड क्यों नहीं जारी किया जा सका। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जेबी पार्टीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गुरुवार तक का समय दिया। पीठ ने कहा दिल्ली सरकार को हर साल में इस समय सीमा के अंदर फंड जारी करना होगा। कोर्ट ने इस केस को गुरुवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया है। दरअसल हाई कोर्ट और निचली अदालतों में कई कोर्ट रूम बनाए जाने हैं। कई न्यायिक अधिकारियों फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जगह ही नहीं बची है। ऐसे में जगह और निर्माण की व्यवस्था करने के लिए तुरंत फंड की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मामले पर सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A संवैधानिक है या नहीं। केंद्र ने मंगलवार को एक हलफनामा दायर किया जिसमें अवैध अप्रवासियों और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के आलोक में नागरिकता प्रदान किए गए लोगों का विवरण दिया है। 7 दिसंबर को न्यायालय ने गृह मंत्रालय को 25 मार्च 1971 के बाद असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में अवैध प्रवासियों की आमद के संबंध में डेटा प्रस्तुत करने और विभिन्न के तहत डेटा आधारित विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया था, जिसमें विभिन्न समयावधियों में अप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने स्थापित विदेशी ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली आदि प्रमुख है। संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। भारत में अवैध प्रवासियों की आमद की कुल संख्या पर प्रश्न के तहत हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन व्यक्तियों के प्रवेश को गुप्त और चोरी छिपे तरीके से सरकार के लिए डेटा संग्रह पर किसी भी सटीकता का पता लगाना मुश्किल बनाता है। उत्तर पूर्वी राज्य विशेषकर असम में अवैध आप्रवासन के मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदमों के पहलू पर यह प्रस्तुत किया गया था कि एक गृह मंत्रालय भारत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में एफटी के व्यय को कवर करने के लिए 122 करोड़ रुपए की राशि जारी की। दूसरा, असम में पाए गए विदेशी और दोषी विदेशियों के निर्वासन की निगरानी विदेश मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली एक स्थायी समिति द्वारा की जाती है, जिसकी अब तक कुल 6 बैठकें हो चुकी है। तीसरा ये कि अवैध अप्रवासियों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के बीच में समय समय पर बैठकें बुलाई जाती है। नंबर 4, पुलिस अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने और राज्य में अवैध अप्रवासियों का पता लगाने, पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए उचित त्वरित कार्रवाई करने की सलाह भी दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में मणिपुर राज्य के 3 जातीय समुदायों नागाओं, मैतेई और कुकीज के बीच मतभेदों को सुलझाने में सहायता के लिए एक जांच
आयोग गठित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 3 याचिकाकर्ताओं, एक पीड़ित, एक नागरिक और एक लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। पीठ ने याचिका में मांगी गई राहत को बहुत अस्पष्ट पाया है और याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायणन ने समाधान की आवश्यकता पर बल दिया है और संघर्षग्रस्त समुदायों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया है। न्यायालय ने अनिवार्य रूप से ऐसे आयोगों के गठन के दायरे से के पहलू पर अपनी आपत्ति जताई। सीजेआई ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में शायद राजनीतिक अधिकारियों द्वारा समाधान की आवश्यकता होती है और न्यायपालिका के लिए पहले समिति गठित करना और फिर उसकी रिपोर्ट को लागू करना से कई जटिलताएं हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रकृति की जांच करने और पुनर्वास, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक के लिए आवश्यक उपायों पर रिपोर्ट देने के लिए 7 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा गठित जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति का जिक्र करते हुए मणिपुर राज्य में 4 मई 2023 से हुई यौन हिंसा के पीड़ितों का समर्थन सीजेआई ने किया। पीठ ने निष्कर्ष निकाला और अगर कोई विशिष्ट शिकायतें हैं तो उन्हें जस्टिस मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति के ध्यान में लाया जा सकता है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को कानून के अंदर उपलब्ध अन्य कदम उठाने की छूट दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आयकर मांग कर रोक लगाने की मांग की गई थी। एक्टिव बता दें आपको कि चीफ जस्टिस मनमोहक और जस्टिस मिनी पुष्करना की खंडपीठ ने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा पारित 2 आदेशों को बरकरार रखा जिसमें अपील के लंबित रहने के दौरान मांग पर रोक लगाने के समाचार पोर्टल के आवेदन खारिज कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारी ने मूल्यांकन आदेश में न्यूज क्लिक के खिलाफ कई ठोस निष्कर्ष दिए और कई प्रासंगिक तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद माना कि समाचार पोर्टल और विदेशी इकाइयों के बीच लेन देन रिवर्स इंजीनियरिंग पर आधारित था। अदालत ने कहा कि निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय पर विचार है कि याचिकाकर्ता अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनाने के अंदर सक्षम नहीं है। इसे हल्के ढंग से कहें तो याचिकाकर्ता के पास अपील के जवाब देने के लिए बहुत कुछ है। पीठ ने कहा कि न्यूज क्लिक की बैलेंस शीट के आधार पर वित्तीय कठोरता की दलील अविश्वास को प्रेरित करती है क्योंकि मूल्यांकन अधिकारी के अनुसार उसके अकाउंट का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि रिट याचिका खारिज की जाती है। हालांकि ये न्यायालय स्पष्ट करता है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष केवल वर्तमान रिट कार्रवाई के संदर्भ में है और अपीलीय कार्रवाई के चरण में किसी भी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। मूल्यांकन अधिकारी ने पाया कि मैसर्स जस्टिस एंड एजुकेशन फंड से न्यूज क्लिक को प्राप्त होने वाली धनराशि सेवाओं के बारे में किसी भी विवरण के बिना पूर्व निर्धारित थी। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरस्कास्थे और HR अमित चक्रवर्ती पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद दर्ज UAPA मामले में न्यायिक हिरासत में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अलग रह रही अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की मांग की थी। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने परिवार अदालत के आदेश को बरकरार रखा जिसने अब्दुल्ला की याचिका खारिज कर दी थी और उच्च न्यायालय ने माना कि परिवार अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं थी और परिवार अदालत के निष्कर्षों से सहमत था कि पायल अब्दुल्ला के खिलाफ क्रूरता के उमर अब्दुल्ला के आरोप अस्पष्ट थे। डिवीजन बेंच ने कहा कि हमें परिवार अदालत के इस दृष्टिकोण में कोई खामी नजर नहीं आती कि क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य है और अपीलकर्ता किसी भी ऐसे कृत्य को साबित करने में विफल रहा जिसे शारीरिक या मानसिक क्रूरता कहा जा सकता है। नतीजतन हमें अपील में कोई दम नजर नहीं आता। ऐसे में याचिका खारिज की जाती है। उमर और पायल अब्दुल्ला ने सितंबर 1994 में शादी की
थी। और आपको बता दें कि बताया ये भी जा रहा है कि लंबे समय से दोनों अलग रह रहे हैं और अब्दुल्ला की तलाक की अर्जी 30 अगस्त 2016 को एक पारिवारिक अदालत ने खारिज कर दी थी। मामले कोर्ट ने कहा था कि वह शादी के टूटने की भरपाई न हो सकने वाली चीज साबित करने में नाकाम रही। इसमें कहा गया था कि अब्दुल्ला क्रूरता या परित्याग के अपने दावों को साबित नहीं कर सके और वह एक भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम नहीं थे जिससे उनके लिए पायल अब्दुल्ला के साथ संबंध जारी रखना असंभव हो गया था। इसके बाद अब्दुल्ला ने उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने निचली अदालत के आदेश को सितंबर 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत कार्रवाई में ट्रायल कोर्ट ने पायल अब्दुल्ला को 75,000 रुपए प्रति माह और उनके बेटे को 18 साल की उम्र तक 25,000 रुपए का अंतरिम गुजारा भत्ता दिया था। मुजफ्फरनगर छात्र थप्पड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा कि उसने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा की गई सिफारिशों को कैसे लागू करेंगे। इसके अलावा अदालत ने एक बार फिर घटना के पीड़ित को परामर्श जैसी अन्य सुविधाओं के अलावा अच्छी शैक्षिक अवसर देने के महत्व पर भी जोर दिया है। थप्पड़ प्रकरण के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने पीड़ित बच्चे का सीबीएसई मान्यता वाले स्कूल में दाखिला फीस जमा कराने से लेकर ड्रेस और किताबें दिलाकर आरंभ कराई गई पढ़ाई के संबंध में शपथ पत्र दाखिल किए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में 12 जनवरी को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति अभय अशोका और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घटना की उचित और समयबद्ध जांच की मांग की गई थी। मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा स्कूली बच्चों को अपने मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देने से संबंधित है, जिसका एक वीडियो अगस्त में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। सितंबर में अदालत ने मुजफ्फरनगर पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी करते हुए जांच की प्रगति और नाबालिग पीड़िता की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिया था। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद पीड़ित पीठ ने मामले को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया। विशेष रूप से एफआईआर दर्ज करने में देरी और उसमें सांप्रदायिक घृणा के आरोपों को हटा दिए जाने पर नतीजतन अदालत ने आदेश दिया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले की जांच करें। और अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की सिफारिशें क्या थी, जिसका अनुपालन करने का निर्देश यूपी सरकार को दिया गया था। आजकल हम बहुत सारे केसेस और उनमें आए जजमेंट के बारे में पढ़ते और सुनते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मंडे 11 दिसंबर को मुजफ्फरनगर स्टूडेंट स्लैपिंग केस में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा कि उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के रिकमेंडेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा है। विक्टिम को काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए अपॉइंट किए गए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने लागू करने के लिए यूपी सरकार के प्लान के बारे में जानकारी। कोर्ट ने सरकार को 17 जनवरी तक एक रिपोर्ट फाइल करने को कहा, जिसमें कि सरकार बताए कि वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के रिकमेंडेशन को कैसे लागू करेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिकमेंडेशन में विक्टिम और उससे जुड़े लोगों के लिए काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन, एजुकेशनल मेजर्स एंड सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस को एड्रेस करने के से रिलेटेड आइडियाज़ भी शामिल हैं। कोर्ट ने एक्टिविस्ट तुषार गांधी के द्वारा फाइल की गई PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर सुनवाई करते हुए विक्टिम को अच्छी से अच्छी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज और काउंसलिंग देने पर जोर दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.